अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान अमरीका के दरमियान मुआहदे के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ अमरीका की जानिब से ईरान के जनूबी इलाकों को निशाना भी बनाया जा रहा है। ईरान भी अपनी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और इस मुआहदे के हवाले से मुतज़ाद खबरें सदर ट्रंप की जानिब से भी आ रही हैं। मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अमरीका की जानिब से, सदर ट्रंप की जानिब से जो मुसवदा है इस डील का, वो इसराइल को भी भेज दिया गया है, इत्तेहादी ममालिक को भी भेज दिया गया और इसके बाद जो है एक हतमी ऐलान किया जाएगा और MOU पर बाकायदा तौर पर इस पर दस्तखत किए जाएंगे। लेकिन एक लंबा प्रोसेस नज़र आ रहा है। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि इस मुआहदे में अभी तक कोई बड़ी पेशरफ नहीं हो सकी, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और सदर ट्रंप की जानिब से जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं इसके पीछे क्या वजूहात है। क्या प्रेशर टैक्टिक के तौर पर सदर ट्रंप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ और वजूहात हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के हवाले से खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल किस हद तक सस्ता होगा, इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, एक तरफ ईरान अमरीका मुआहदा है और दूसरी तरफ अमरीका की जानिब से मुसलसल ऐसी कोशिशें की जा रही हैं जिससे इस मुआहदे को सबोताज किया जा सके। जिस तरह से अमरीका ने ईरान के जनूबी इलाकों को निशाना बनाया जिसमें बुशहर है और बंदर अब्बास को निशाना बनाया गया अमरीका की जानिब से, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। अमरीका का गालिबन एक तैयारा भी ईरान की जानिब से तबाह कर दिया गया है। अब जो ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम में मुआहदे के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं अमरीका की जानिब से। इस सारे मामले पर बात करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या लगता है आपको ऐसे हालात में जहां पर अभी हम खबरें सुन रहे थे कि मुज़ाकरात और अमन मुआहदे पर बहुत जल्द दस्तखत होने वाले हैं और अब इस किस्म के अमेरिका की जानिब से इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करना, क्या लगता है आपको मुआहदा हो भी सकेगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमने मदऊ किया, इमरान साहब को भी, अस्सलाम वालेकुम नादरीन को भी। देखें, मुआहदा तो होगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है क्योंकि मुआहदा तकरीबन तय पा चुका है। लेकिन अब क्योंकि इसको ख़राब करना चाहते हैं लोग, बिगाड़ना चाहते हैं और ये वो लोग चाहते हैं जिनके इंटरेस्ट में नहीं है। उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि रियासत इसराइल तनहा हो जाएगी। भारत को ये महसूस हो रहा है कि उसका असर रसूख इस खित्ते के ऊपर और पूरी दुनिया में कमज़ोर हो जाएगा। पाकिस्तान की बेहतर सिफारतकारी की वजह से उसका रोल महदूद हो जाएगा इंटरनेशनली और अमेरिका के सामने उसका वो किरदार और वो कद-काठ नहीं रहेगा। ये वो तमाम स्पॉयलर्स हैं और साथ ही साथ जो है मेरे ख़्याल में कुछ अरब ममालिक भी ये चाहते हैं जिनको मुस्तक़बिल में ईरान से ख़तरात लाहक हैं, जो ये सोच रहे हैं कि ईरान से जब अमेरिका के जाने के बाद ईरान के अंदर ताकत में इज़ाफ़ा होगा, उनके पास सैंक्शन उठेंगी। सैंक्शंस के उठने के बाद उनके पास जो है वो मुख्तलिफ मामलात वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ऐसी सूरत के अंदर मेरे ख़्याल में बहुत उनको एक मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से वो अरब दुनिया के कुछ ममालिक वो चाहते नहीं है कि ईरान का और अमेरिका का कोई सेटलमेंट हो। अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि उन्होंने एक रीपर ड्रोन भी उनका गिराया है और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक बेहतर टेक्नोलॉजी है। अमेरिका के पास ऑप्शंस बहुत कम हैं। अमेरिका को बहरहाल जो है वो जाना पड़ेगा खित्ते से। उनके पास और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हाँ, जिसके अंदर वो ये सोच रहे थे कि हम ऐसी कोई सूरत हाल बना लें जिससे ये मामला थोड़ा-सा लटक जाए और अगर ये लटक जाते हैं तो अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन गुज़र जाते हैं। मिड टर्म इलेक्शन के बाद जो मर्ज़ी फिर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वैसे भी उसके बाद एक लेम डक प्रेसिडेंट के तौर पर जाने जाएँगे क्योंकि उसके बाद तो उनका मुद्दत जो मुलाज़मत है वो ख़त्म हो जाएगी और ज़ाहिर है उसके अंदर फिर वो जो चाहेंगे वो करेंगे। तो ये एक उनके यहाँ सोच पनप रही है। लेकिन याद रखिए कि तुलसी गैबर्ट समेत अब्दुल्ला साहब, यहाँ पे एक जो सवाल बहुत सारे तज्ज़ियाकार भी कर रहे हैं, लोग भी जानना चाहते हैं, आप इस पे ज़रूर अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें कि ये जो इस वक्त सहूनी लॉबी है वो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर किसी मामले को हल करने के लिए आमादा भी होते हैं तो वो लॉबी या ज़ायनस वेब जो है वो इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उस जानिब नहीं आने दिया जाता। नंबर एक तो ये। दूसरा, अब देखें कि ओमान जो कि ख़ुद अमेरिका का इत्तेहादी भी है, उसको भी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इस तरह से धमकी देना,
इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। मैंने आपसे यही गुजारिश की कि हैं, दरमियान में स्पॉइलर हैं, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी तो देखना है ना अपनी सूरत-ए-हाल। अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये बात मालूम होनी चाहिए कि मुस्तकबिल में उसके लिए ज अदालती मामलात खराब हो सकते हैं, इंटरनेशनल कवानीन का इतलाक हो सकता है, आलमी अदालत-ए-इंसाफ के अंदर उनके खिलाफ मुकदमात चलाए जा सकते हैं और उसमें उनको सजा हो सकती है, क्योंकि बहरहाल मिनाब के ऊपर जो हमला था उसके अंदर तो मेरे ख्याल में एविडेंस पूरा मौजूद है और ये बात खुल के सामने आ गई है। और इसी तरीके से जो सिविलियन आबादी को टारगेट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मुतअद्दिद बयानात तो खुद दे दिए हैं कि हम उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको निशाना बनाएंगे, हम उनके पुलों को निशाना बनाएंगे। और फिर उन्होंने एक्सेप्टेंस भी उनकी मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा मेरे हुक्म के ऊपर पुल उड़ाए गए। तो ये वो तमाम बातें हैं जिसके लिए मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुश्किलात का सामना है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि जो भी वो कर लें, इनको बहरहाल फैसला करना पड़ेगा। अमेरिका के पास ऑप्शंस नहीं है और टाइम भी नहीं है। उनके अंदर उनके मुल्क में मुखालफत शुरू हो चुकी है और ईरान की वजह से इस पूरे गल्फ का अमन और सुकून और मईशत वो बर्बाद होके रह गई है इस जंग की वजह से। लेकिन इसलिए ईरान को सेटल किए बगैर अरब इत्तेहादी जो है वो रजामंद नहीं होंगे। सर, मुझे पहले ज़रा मुख्तसर सा ये बता दें जल्दी से कि आपके ज़ाती ख्याल में क्या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ज़्यादा मजबूत है या वहाँ पे सहूनी लॉबी ज़्यादा मजबूत है? देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट तब तक वो मजबूत हैं जब तक कि वो सहूनी लॉबी के ज़ेर साया नहीं है। अगर वो ज़ेर साया या ज़ेर असर इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपने ज़ाती कारोबार, अपने एप्स्टीन फाइल और अपने कोई गुनाह छुपाने के लिए अगर वो इस किस्म के कोई काम करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि सहूनी लॉबी, ज़ायनिस्ट लॉबी और ये सारे जो आपको कहते हैं क्रिश्चियन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो फिर उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। और अगर ये हावी हो रहे हैं, तो फिलहाल तो मुझे यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ही इज पोजेस्ड बाय दोज पीपल। और अगर वो जब बिल्कुल तक अब्दुल्ला हमीद पोजेस्ड सर। रहेंगे। सर, ये फरमाइएगा कि ईरान की तरफ से जो एक नया डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है, टेक्निकली आप इसको किस नज़र से देखते हैं? और सर, इससे ईरान ने जिस तरह से अपना एक नया सिस्टम भी लॉन्च किया है, फिर जिस तरह अमरीकी तैयारों को भी गिराया, क्या लगता है ओवरऑल ईरान का क्या इम्पैक्ट खित्ते में अब नज़र आ रहा है? और अमरीका जैसा मुल्क जो खुद को सुपर पावर भी कहता है और जिस तरह से हरबे इस्तेमाल कर रहा है, बैक टू बैक ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, क्या लगता है जो आबना हुर्मुज़ पर सर्विलेंस और डोमिनेंस है अमरीका की, उसको ईरान ने चैलेंज किया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आबनाए हुर्मुज के ऊपर कभी भी अमेरिकी डोमिनेंस मौजूद नहीं थी। आबनाए हुर्मुज खुला हुआ था। आबनाए हुर्मुज को जंग के दौरान ईरान ने एक स्ट्रेटेजी के तौर पर अपनाया और उसको बड़ा, मेरे ख्याल में उन्होंने इसके अंदर फायदा उठाया और पूरी दुनिया को ये अंदाजा हो गया कि ये एक ऐसा मसला है जो अब थमेगा नहीं। अमेरिका ने कोशिश की, अमेरिका ने को अपनी भरपूर तवानाइयां खर्च की, उन्होंने अपनी नेवी को लेके आए, उन्होंने एयरफोर्स को लेके आए, उन्होंने ये भी कहा कि हम खार के ऊपर या दीगर जजीरों के ऊपर कब्जा कर लेंगे, अलामती वो नहीं कर सके। इससे ये साबित होता है कि ईरान की डोमिनेंस मौजूद है। अब जहां इमरान साहब ने जो टेक्नोलॉजी की जिक्र किया, टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल में कि टेक्नोलॉजी के अंदर चाइना और दीगर ममालिक ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और सिर्फ वेपन अब इम्पोर्टेंट नहीं रहे बल्कि रियल टाइम मॉनिटरिंग और अगले के वेपन को समझना और उसके मुकाबले में इस्तेमाल करना। देखिए, हमने दुनिया में देखा था कि अमेरिकन वेपन बहुत सुपीरियर हैं और क्योंकि उनको वॉर टाइम के अंदर किसी ने चैलेंज नहीं किया था। अमूमन यही होता था कि अमेरिका किसी जगह पे हमला कर देता था तो या तो वो जो ममालिक थे अफगानिस्तान टाइप के, उनके पास कोई ऐसा कोई सुपीरियर असला ही नहीं था, ज्यादा से ज्यादा यही क्लेशनकोफ हो गई, उनके पास M16 गने हो गई या लाइट वेपन जिसको कहते हैं। जो एरियल कॉम्बैट और नेवल कॉम्बैट तो ईरान को बड़े अरसे के बाद तो किसी ने आगे चैलेंज किया
तो ये वो जब चैलेंज उनको हो अच्छा, गया तो पता चला कि दुनिया में तो टेक्नोलॉजी अमेरिका से बेहतर मौजूद है। बिल्कुल। और यही वजह है कि अब्दुल्ला अमेरिका अपनी नेवी को और अपनी एयरफोर्स को किसी भी टेस्ट के अंदर डालने से पहले 10 दफा सोचता है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हुई है। उनके जहाज 43 आज ये जहाज गिर गए हैं, और साथ ही साथ उनकी नेवल सबमरीन को भी निशाना बनाया गया है, और उनके यूएसएस अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड जो जी। स्ट्राइक कैरियर ग्रुप के मेंबर हैं, उनको भी निशाना बनाया अच्छा गया है। सर, ये फरमाइएगा कि बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि ईरान के साबिक जो सुप्रीम कमांडर थे अली खामनेई साहब, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आपके पास क्या खबरें इस हवाले से? देखिए, नमाज जनाजा तो उनकी अदा पहले की गई थी। जाहिर है जब उनकी शहादत हुई है तो एक जो अलामती जिसको कहते हैं, उनका जो प्रॉपर बरियल है वो उसके हवाले से मुख्तलिफ चहर चहमक हुइयां हैं कि उनको जो है वो अभी फिलहाल बरियल उनका नहीं किया गया, लेकिन मेरे ख्याल में उनका बरियल कर दिया गया वह है। और उनका जो नमाज जनाजा है वो जो एक फॉर्मल नमाज जनाजा है वो अभी अदा की जाएगी। अच्छा सर, थोड़ा सा पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से सर आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। आप इस पर थोड़ा सा हमें गाइड करें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में जो इतने अरसे के बाद अब तेज़ी आई है, खलूस नज़र आ रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? जी मिस जैनब, आप भी कुछ पूछना चाह रही थी? जी जी, मेरा सवाल वैसे अपने पहले टॉपिक से मुतालिक ही था, लेकिन अब इमरान साहब का जवाब दे दे, उसको फिर हम फर्दर आपसे डिस्कस करते हैं। जी देखें इमरान साहब, बात यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर एक स्ट्रेटेजिक तब्दीली आई है, और बहुत अरसे के बाद हमारे दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक ताउन, मुआशी ताउन, उसके अंदर इजाफा हो रहा है। बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री थी, जितनी भी उनकी आपको मालूम है कि कॉटन के ऊपर डिपेंडेंट है, जो वो भारत से ले रहे थे, लेकिन पाकिस्तान आपको पता है कॉटन प्रोड्यूसर है, इसलिए ये एक मुआशी तौर के ऊपर हमारा एडवांटेज बांग्लादेश के लिए मौजूद है। दूसरी जानिब हमने जो है वो उनके साथ अभी फ्लाइट सिम्युलेटर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का उनको दिया है, और इसका मतलब यह है कि फ्लाइट सिम्युलेटर दिया गया है मई 2026 के अंदर। तो मतलब यह है कि जहाज भी जाएंगे, 16 जहाज इनिशियली और 48 जहाज ओवरऑल उनको देने हैं, लेकिन 16 जहाज की $720 मिलियन ऑलरेडी वो मेरे ख्याल में उनकी पेमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है, और ये 16 जहाज उनको अर्जेंट बेसिस के ऊपर दिए जाएंगे, क्योंकि वो अपने F-7P जहाज और MiG-29 उनको ऑब्सोलीट कर रहे हैं, और उसको जो उसकी जगह जो है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से रिप्लेस करना चाहते हैं। इसके अलावा भी कुछ जहाज वो लेना चाहते हैं। ये तो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी हो गई। इसके अलावा जो उनकी स्ट्रेटेजी है उसके अंदर डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने आप को अलाइन किया है, और भारत के साथ उनकी वर्किंग रिलेशनशिप जरूर मौजूद है, लेकिन जो आप कहते हैं कि एक अवामी सतह में जो दरार आ चुकी है बांग्लादेश और भारत के दरमियान, वो मेरे ख्याल में अब इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अब्दुल्ला मिर्जुल साहब, बिल्कुल वो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशाइंद है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो एक गैप था वो कहीं ना कहीं फिल होता नजर आ रहा है, जो कि एक खुशाइंद बात है। अच्छा ये भी बताइएगा, चीन के साथ हमने देखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विजिट भी किया था चीन का, और बड़ा ज़बरदस्त दौरा रहा, कई MOUs पर भी साइन हुए, और ये भी कहा जा रहा है कि बैनुल अक़वामी बरादरी और चीन पाकिस्तान सिक्योरिटी पार्टनरशिप के क़याम पर इतफाक़ किया गया है, मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। इस पर बताइएगा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार पर जोर दिया जा रहा है, क्या आने वाले टाइम में फायदे होने वाले, इलेबोरेट कीजिएगा इस सारे सिनेरियो को। सर इसमें थोड़ा सा मैं एक बात बांग्लादेश के हवाले से भी गुजारिश करता चलूं। उनके 12 जो सेक्रेटरी, जिसमें से एक एडिशनल सेक्रेटरी और 11 ज्वाइंट सेक्रेटरीज, उन्होंने 2 हफ्ते का कोर्स बकायदा जो है वो पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज एकेडमी में करके गए हैं, और साथ ही साथ 100 से ज्यादा पाकिस्तान के साथ उन्होंने अगले चंद दिनों के अंदर अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भेजने हैं। साथ ही साथ तकरीबन 500 स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान ने देनी है, जिसका मतलब यह है कि सिविल सर्विसेज के साथ ये हमारा एक नया ताउन होगा, जो कि
मेरे ख्याल में इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अब जो चाइना के ऊपर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान और चाइना के 75वीं सालगिरह थी दोस्ती की, लेकिन ये दोस्ती अब भाईचारे में बदल चुकी है। इसको आयरन ब्रदर्स का नाम सदर शी जिनपिंग ने दिया और सदर शी जिनपिंग एक इंतहाई मजबूत सदर के तौर पर चाइना में उभर कर आए हैं और वो पाकिस्तान के हवाले से एक खास दिलचस्पी रखते हैं। और मैं समझता हूं कि 9 इकोनॉमिक जोन जो पाकिस्तान ने उनके लिए डेवलप करने थे उसके ऊपर बातचीत हुई है और अब उसके ऊपर फौरी अमल जो है वो होने जा रहा है। दूसरी जानिब जो है वो वहाँ खलील हाशमी जो कि हमारे एम्बेसडर हैं, उन्होंने काफ़ी मेरे ख्याल में अपना फैलाव वहाँ बढ़ाया है और एक मुस्तहकम किरदार अपना वो अदा कर रहे हैं जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। आजकल वीज़ा प्रोसेस जो पहले मुश्किल हो गया था, अब उसको भी ज़रा निस्बतन आसान बनाया जा रहा है और साथ ही साथ जो दो तरफा ताउन है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज और साथ ही साथ AI और चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो काम है उसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है। साथ ही इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो हमारे है एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राअत पसंद कंट्री है और एग्रो बेस्ड कंट्री होने के नाते हमें एग्रीकल्चर पे, मॉडर्न एग्रीकल्चर पे तवज्जो देनी है, जिसके लिए मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब ने वहाँ मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें और कुछ सिम्पोजियम अटेंड किए हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ज़राअत के शोबे में पाकिस्तान और चीन मिलकर एक नया जो इनकलाब है वो वपा कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपने टेक्नोलॉजी की बात की तो खबरें तो ये भी हैं कि J-35 के साथ साथ J-20 भी पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं, ऐसी भी कोई खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान का जो अभी इस टाइम पे असला है वो 80% चाइनीज टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है और यही वजह है कि हमारी इंटीग्रेशन जो है वो बहुत उस सिलसिले में बेहतर है। यानी कि हम आंगी जो हथियारों और रेडार्स और एयरफोर्स के दरमियान होती है, ये हमारी हम आंगी बहुत है हमारे 80% डिपेंडेंसी की बुनियाद पे। एक तो पहली बात है कि चाइनीज वेपन सस्ता है, इजीली एक्सेसिबल है, उसके साथ बहुत सारे जो मेरे ख्याल में लवाजमात हैं वो अटैच्ड नहीं हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रिंग्स अटैच्ड। और तीसरी जानिब उनकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान को जो पुर्जाजात की फराहमी है वो बहुत आसानी से हो सकती है। इसलिए J-20 हो गया या J-35 हो गया या इस तरह की जितनी भी टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला मादी में भी हासिल करता रहा है। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है इमरान याकूब साहब वो है J-17 ब्लॉक 4, यानी कि ब्लॉक 4 जहाज जो है उसके अंदर एक उन्होंने आर्टिफिशियल पायलट का बंदोबस्त किया है AI जनरेटेड, जो कि आपको मुमकिन खतरात से वक्त से पहले आगाह कर देगा और इसके लिए 2026 के अंदर ही उसकी आखिरी उड़ान जो है वो होगी, ताकि अभी उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। इससे मतलब यह है कि आपको फजा के अंदर आर्टिफिशियल पायलट मदद दे रहा होगा और वो तमाम चीजें जो हैं वो न्यूरल एल्गोरिथम टेक्नोलॉजी के जरिए आपको ट्रांसफर हो रही होंगी रियल टाइम मॉनिटरिंग के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, हमारे ज़ाहिर है हमारे चीन के साथ इतने कामयाब मुआहदे भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान डिपेंडेंट भी हो जाएगा टेक्नोलॉजी के मैदान में। ये बताइएगा कि जिस तरह से एक स्टेटमेंट आया है चीन की जानिब से कि मुआहदे की पासदारी जो है अमरीका और ईरान के दरमियान जो मुआहदा होना है उसकी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे, इस मशवरे को किस तरह से देखते हैं? अच्छा मशवरा है? क्या समझते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के पास क्या इतनी अथॉरिटी और इतने अथॉरिटी होगी कि वो इस मुआहदे की पासदारी करवा सके, या सिर्फ ये एक मशवरा है? नहीं, मेरे ख्याल है इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत मौजूद है। यूनाइटेड नेशन का मतलब यह है कि दूसरे ममालिक की भी इसके अंदर एक अमल दखल शुरू हो जाएगा, जिससे अमेरिका तनहा मनमानियां नहीं कर सकेगा। शायद अमेरिका के ऊपर तो यूनाइटेड नेशन का कोई असर ना पड़े, लेकिन इसराइल को मजबूर हो जाएगा। इसराइल को काबू रखने के लिए यूनाइटेड नेशन की छत्र छाया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी यूनाइटेड नेशन ने इसराइल को, दुनिया को कहा है कि इसराइल को असला मत बेचें, यानी कि जिन ममालिक के ऊपर आखिर वो बेचना चाहेंगे या कोई काम करेंगे, इस टाइम पे 26% असला
जो आ रहा है इसराइल को, वो मेड इन इंडिया आ रहा है। इससे साबित ये होता है कि इंडिया के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। ये बड़ा एक अहम नुक्ता है जिसको यूनाइटेड नेशन में जब लेके जाएंगे तो कल को वीटो करने का हक भी रखेंगे और यकतरफा फैसले भी आ सकते हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन में ले जाने का इसके बड़े दूररस और गहरे नतायज होंगे। ये फायदेमंद की बात है। ये सिर्फ मशवरा नहीं, बल्कि इसके पीछे पूरी एक मेंटालिटी मौजूद है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर आ रहे थे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसव्वदा इत्तेहादी ममालिक को भिजवा दिया, क्या सब कुछ तय पा गया? इस मामले पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि मुआहदा बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि वक्त का तयन अभी तक नहीं किया जा सका कि सदर ट्रंप इस मुआहदे पर कब तक दस्तखत करेंगे। इस सारे मामले पर बात करते हैं। साजिद तारड़, बानी अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या लगता है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते एक्सियोस रिपोर्ट को भी डिस्कस किया, उसमें भी ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द मुआहदा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक वक्त का तयन नहीं किया जा सका। क्या वजूहात है, कब तक ये मुआहदा हो जाएगा? पहले तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आज वॉशिंगटन DC या अमेरिका मिड अटलांटिक में क्या हो रहा है। फॉक्स कहता है कि माहिरीन जो हैं, बल्कि सेंटकॉम ने वार्न किया है यूरेनियम के हवाले से कि उसको निकालना इतना आसान नहीं होगा। इट विल बी, देयर इज अ वार्निंग। जी और उसमें और CNN कह रहा है कि मशीरों को प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अभी कुछ दिन मजीद लगेंगे। अभी मैंने इसके मतन को, जो एग्रीमेंट आया है, उसको मतन को मजीद स्टडी करना है। दूसरा, IRGC ने वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि लंबे सीज फायर के लिए सारी चीजें तैयार हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रूवल दरकार है। 60 डेज की सीज फायर होगी। और कल हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स ने कहा था कि हमारी 3 रेड लाइंस हैं, हरमूज है, यूरेनियम और न्यूक्लियर फ्यूचर का न्यूक्लियर प्लान। उसके बाद जो मैं सबसे ज्यादा टेलीग्राफ, UK टेलीग्राफ ने कहा है कि ईरान ने यूरेनियम सरेंडर करने से इनकार कर दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी है कि BBC आज ये कह रहे, एक तो ईरानी सदर ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का और तावन का और लार्जर कोऑपरेशन की ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की, लेकिन उसके बावजूद एक और चीज को उन्होंने सराहा है कि पाकिस्तान की पेचीदा सफारतकारी। मैं ये समझता हूं इस सारी चीजों के अंदर देखा जाए तो मुझे बार बार ये नजर आता है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने सफारतकारी का एक नया बाब जो है वो रकम किया है कि किस खामोशी के साथ कई दफा इसके अंदर मायूसियां आई हैं, कई दफा हमले हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपना काम जारी रखा है। कभी हमारे जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने जाके मुलाकातें की हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब कई दफा गए। आज भी अगर देखा जाए तो वो मुसलसल इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे वजीर आजम, उनकी कोशिश, और ना सिर्फ आज, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वजीर खारजा इसहाक डार साहब आज वॉशिंगटन DC में मौजूद हैं और वो मार्को रूबियो से मिलेंगे अभी कुछ घंटों बाद। तारड़ साहब, ये फरमाइएगा कि आप माशाल्लाह अमरीकी जो हल्के हैं उनके भी खासे करीब हैं और पाकिस्तानी हुक्मरानों से और ताकतवर हल्कों से भी आपके खुसूसी ताल्लुकात हैं। ये फरमाइएगा कि ये जो खबरें हैं कि मुआहदा जो है जैसे ही फाइनल होता है तो ये इस पे दस्तखत पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होंगे, क्या आप भी अब भी ऐसा ही समझते हैं? मैं एब्सोल्युटली इसी बिल्कुल, मैं अभी भी होपफुल हूं कि अगले जो 60 डेज के दौरान देखें 2 जगह जो है वो मुसलसल डिस्कस हो रही है, जनेवा और इस्लामाबाद। और मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद में ही ये महफिल सजेगी। उसकी वजह ये है कि कोशिश सारी जो है वो पाकिस्तान ने की है, और पाकिस्तान और बिलखसूस अगर इसमें ईरानी आते हैं, शामिल होते हैं, तो ईरानी जो लीडरशिप है वो भी इस्लामाबाद में कंफर्टेबल फील करती है। तो मेरा जो तजिया, मैं ये समझता हूं कि ये सारा जो सफारतकारी और सारी कोशिशें हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान सब यहाँ पे एक जरा प्लीज इसी हवाले से खबरें तो ये भी हैं कि ये मुआहदा जब होगा तो चीनी सदर भी
उस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, और ख़ास तौर पे इस हवाले से जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की चीनी सदर के साथ मुलाकात हुई है उसका भी हवाला दिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बीजिंग भी जो सफारतकारी का मरकज बना रहा है, ना सिर्फ वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप गए बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन गए, फिर ईरानी क़यादत गई, पाकिस्तानी क़यादत गई। तो मैं ये समझता हूं कि इस रीजन में ना सिर्फ 10 ममालिक बल्कि ईरान की ये ख्वाहिश थी कि चाइना इसमें गारंटी लेकर दे अमेरिका से, तो मेरे ख्याल में चाइना भी इसमें एक पार्टी होगा। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, इसके बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान जो चाइनी लीडरशिप है वो भी इस्लामाबाद आए। मैं हमेशा ये कहता हूं दिस इज डील ऑफ द सेंचुरी, डील ऑफ द सेंचुरी होगी। बिल्कुल साजिद तारड़ साहब, वी आर होपिंग कि हम ये डील करवाने में कामयाब हो जाए। जितनी मेहनत पाकिस्तान ने की है इस सारे सालिसी के रोल में, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी शुकूक व शुबहात मौजूद हैं। सदर ट्रंप की जो मुतज़ाद स्टेटमेंट्स आती हैं, अभी भी JD वैंस की जानिब से कहा गया कि सदर ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं है। ये सारा मामला क्या है? ट्रंप क्यों तैयार नहीं है और क्यों मुतज़ाद खबरें आ रही? क्योंकि वो तो बड़े पहले बेताब नजर आ रहे थे। अच्छा चौधरी साहब, इसमें एक बात इसमें यह भी शामिल कर दें कि एक तो वो बात है जो अभी ज़ैनब ने आपसे की, दूसरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरानी क़यादत दोनों तैयार हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल और अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ मशवरे के लिए वो मुसवदा उनको भेजा ताकि उनको भी उस पर मुत्तफिक किया जा सके। मैं बिल्कुल इमरान भाई इसी साइड पे आ रहा था। अल्टीमेटली उन्होंने इजराइल को भी साथ रखना है, उनको भी खुश करना है, और उसके बाद ना सिर्फ इजराइल बल्कि उनके जो इत्तेहादी यहाँ पे आकश जिस तरह के सेनेटर लिंडसी ग्राम है, जो कि मुसलसल इस वक्त सदर जो ट्रंप है उनके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि ये ईरान जो है वहां लीडरशिप का फुकदान है, इनके साथ डील करना बेमानी है, इनके साथ हमारी जंग जो है वो लाजमो मलजूम है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त स्पॉइलर भी कई मौजूद है इसके अंदर, और एक ना सिर्फ ये है कि कई ममालिक इसमें से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो भी स्पॉइलर मौजूद है। तो दर हकीकत एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। खलीजी ममालिक का इंटरेस्ट देखना, इजराइल को भी खुश रखना, इलेक्शन बिल्कुल सामने तैयार खड़े हैं, इजराइल के अंदर भी इलेक्शन मौजूद है अक्टूबर के अंदर, तो बहुत सारे अवामल मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में डील होगी। मुझे अफगानिस्तान याद आ रहा है, वो मुसलसल उस वक्त एक टर्म इस्तेमाल की जाती थी, टाक टाक फाइट फाइट, बात भी डायलॉग भी चल रहा होता था लेकिन फाइट भी होती थी। लेकिन इस दफा आप देख रहे हैं कि मुसलसल पिछले 2 दिनों से एक दूसरे के ऊपर जो है वो कार्रवाइयां भी हो रही हैं। लेकिन मैं जो समझता हूं कि आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आप देखेंगे कि परमानेंट 60 डेज सीज फायर साइन होगा। साजिद तारड़ साहब, जिस तरह से पिछले हफ्ते ये खबर ही आई थी कि एक मुआहदा होने जा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसी वक्त इसराइल के अंदर हलचल मच गई, उन्होंने हंगामी इजलास भी बुला लिया। क्या लगता है आपको, क्या इसराइली जो नेतन्याहू साहब हैं वो कायल हो सकेंगे इस मामले पर? क्योंकि उन्होंने तो अमेरिका को बड़ी बैक की है, वो तो पुश करते रहे हैं कि ईरान के साथ कोई जंग की जाए, असलहा भी दिया, असलहा भी प्रोवाइड किया। क्या लगता है, या तो सदर ट्रंप उनको कन्विंस कर लेंगे, या फिर आपको लगता है कि अमेरिका इसराइल के दरमियान भी कोई दरार आ सकती है अगर ये मुआहदा हो गया? मेरे ख्याल में कई दरारें पहले मौजूद हैं, कई दफा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, और अब भी ये समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी कोशिश करेंगे उनको एतमाद में लेने की। अगर नहीं बात बनती तो ही विल मूव फॉरवर्ड। उसकी वजह ये है कि उन्होंने इलेक्शन अमेरिका का लड़ना है, इजराइल का इलेक्शन तो नहीं लड़ना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वो आगे क्यूबा की तरफ देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल तैयार है उनके साथ डील करने के लिए। एक भी गोली फायर होने के बगैर अगर क्यूबा की ट्रॉफी हासिल हो सकती हो तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको ग्रैब करेंगे फॉर द मिड टर्म इलेक्शन। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि इस हवाले से आपकी क्या राय है कि पेंटागन और व्हाइट हाउस, इन दोनों का मौक़िफ़ क्या है ओमान के हवाले से? प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ओमान को धमकी लगा दी है, इस पे अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो इमरान भाई, मैं ये जो लेवी का या किसी फीस को वहां पे करना ना सिर्फ अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि 6 डिफरेंट हार्मूज मौजूद हैं, स्टेट्स मौजूद हैं दुनिया के अंदर। आज अगर ईरान करता है, कल को सिंगापुर, फिलिपाइन और उसके बाद इजिप्ट और उसके बाद पनामा, और इस तरह के सारे एक नया प्रेसिडेंट सेट होगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक मुआहदे की तरफ
जो पास्चरिंग की जा रही थी, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, उसी हवाले से उन्होंने उनको कहा है कि आप बाज रहें इस चीज से। लेकिन मैं नहीं समझता कि अब इसमें कोई ज्यादा मैं अब ये मैंने एक और भी कहा इमरान भाई, इस वक्त इलेक्शनों के लिए भी देखें इस जंग की एक यूनिक चीज ये है कि इस जंग को तीनों मुमालिक ने जीतना है। ईरान ने भी जीतना है, अमेरिका ने भी जीतना है, इजराइल ने भी जीतना है, क्योंकि अपने अवाम के लिए वोटर्स के लिए पास्चरिंग की जाती है, और मेरे ख्याल में दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग राइट नाउ। लेकिन असल जीत तो इसमें पाकिस्तान की नहीं होगी, अमन की होगी, पाकिस्तान की। मैं इमरान भाई एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने एक दफा पाकिस्तानी डायस्पोरा को कहा था कि लोगों को हमसे, पाकिस्तान से सफारतकारी की क्लासें लेनी चाहिए। तो मैं समझता हूं एब्सोल्युटली पाकिस्तान ने जो एक रैकेट कायम किया है, बड़ा अरसा इसको मिलिट्री स्कूलों में और इसको। बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद करेंगे पाकिस्तान में कुर्बान किए जाने वाले जानवरों की तादाद में मुसलसल कमी की क्या वजूहात हैं, इस मामले पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बढ़ती हुई महंगाई आवाम के लिए वबाले जान बन गई है। जिस तरह से अशय खुरनोश की कीमतों में इजाफा देखा गया, साथ ही साथ इस ईद पर कुर्बानी के जानवरों की तादाद में भी कमी आई है। 2022 में तकरीबन 1 करोड़ जानवर कुर्बान किया गया था, और अब अगर 2026 की बात की जाए तो इसमें खासी कमी देखने में आई है। तकरीबन 60 लाख जानवरों की तादाद बताई जा रही है जो कुर्बान किए गए हैं। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, महंगाई जो है वो इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, सारे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं, क्या वजूहात आप समझते हैं कि इस तरह से इतनी तेज़ी से डिक्लाइन आ रहा है? जी, 2 चीज़ें आपने बताई हैं कि एक तो महंगाई है, वो हकीकत है। हुकूमत के जो अपने अदाद-ओ-शुमार हैं वो बता रहे हैं कि मट्टी की तेल की कीमत में कोई 155% इजाफा हुआ है, प्याज की कीमत में कोई 42% इजाफा है, आटे की कीमत में 31% इजाफा है, पेट्रोल तो पिछले कोई 3 महीनों के अंदर उसमें 61% इजाफा आ गया है। एक तो ये हकीकत है, और आपका जो सवाल मैं समझा हूँ कि इस हकीकत के पीछे वजूहात क्या है। देखिए, 2 बड़ी वजूहात तो हैं, एक पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत और बिजली की कीमत। ये जिस तेजी से पिछले कुछ सालों में बढ़ी हैं, इनका इफेक्ट आप समझिए कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, डीजल की कीमत बढ़ती है, तो ये इवेंचुअली आपके और मेरे किचन में नजर आने लगती है, जिसकी नतीजे में सारी सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है, गोश्त की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन का जो एलिमेंट है, जो फैक्टर है, वो इतनी तेजी से बढ़ गया। आप सोचिए कि 4 साल पहले बिजली की कीमत कोई 16-17 रुपए फी यूनिट होती थी, अब 50-55 रुपए पे पहुंच गई है। 3-4 साल पहले पेट्रोल की कीमत कोई 145 रुपए थी, अब 400 रुपए से जायद है। ये 2 बड़े जो हैं फैक्टर्स हैं जो महंगाई हमको नजर आ रही है, उसके पीछे मैं समझता हूँ कि ये 2 बड़े फैक्टर्स। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि क्योंकि आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है, लिहाजा पाकिस्तान में भी तेल की कीमतों में काफ़ी कमी मुतवक्के है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 से 50 रुपए तक कमी भी फी लीटर हो सकती है। आप इस बारे में क्या राय है सर? देखिए, हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम लेवी को हमने पेट्रोल की कीमत के अंदर बंद कर दिया है। अब आप सोचिए कि आज से 4 साल पहले 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर जो है वो पेट्रोलियम लेवी लगाया जाता था। आज वो बढ़ता बढ़ता कोई 117 रुपए पे पहुंच गया है। वो एक बहुत बड़ी वजह है कि पेट्रोल की कीमत जिस तरह आलमी मंडी में गिरती है, पाकिस्तान में उस लिहाज से, उस प्रपोर्शन से मैं समझता हूँ कि गिर नहीं पाएगी। और पेट्रोलियम लेवी को जिस तरह पेट्रोल की कीमत के अंदर परमानेंट एक हिस्सा बना दिया है, तो फिर ये परमानेंट महंगाई जो है ये उसकी भी एक वजह बन जाती है। हमें बताया ये जाता है कि हमारी प्राइसेस जो मुल्क के अंदर हैं वो आलमी मंडियों के साथ नथी हैं, लेकिन जो देखा गया है ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल, वो ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ ऐसे हैं कि वो उस क्लेम के, हुकूमत का जो क्लेम है उसको आप समझिए कंफर्म नहीं करते। जी सर, डॉक्टर साहब आप
हुकूमती क्लेम की आपने बात की और बार बार क्योंकि महंगाई का जिक्र हो रहा है सर, बजट की आमद है और हमारे हमेशा की तरह हर बार जो भी वफाकी वज़ीर ख़जाना होते हैं उनका एक ही बयान होता है कि बजट में आवाम पर कम से कम जो है बोझ डालने की कोशिश करेंगे। मौजूदा वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने भी यही फरमाया। तो क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इस पोजीशन में है कि अवाम पे कम से कम बोझ डाले? अवाम बेचारे तो पहले ही पिस गए हैं और कितना बोझ डालना है सर? देखिए 2010 से लेके तो 2025 तक 16 बजट्स ऐसे हैं जो मैंने बड़े करीबी देखे हैं। और 2010 का साल मैंने इसलिए चुना क्योंकि 2010 में हमारी नेशनल असेंबली ने 18वीं तरमीम पास कर दी। तो वो 16 बजट जो हैं उसमें जब बाकी बजट का जो ऐलान होता है उसमें तो 16 बजट में 3 चीज़ें नज़र आती हैं। पहली चीज़ ये कि टैक्स बढ़ाए जाते हैं, दूसरी चीज़ ये कि कौमी कर्जाजात जो हैं वो हमें बड़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आते हैं उसके अंदर, और तीसरी चीज़ ये कि टैक्स बढ़ाने के बाद कौमी इजाफी कर्जाजात लेने के बाद वो सारा माल जो इकट्ठा होता है वो सूबों में बांट दिया जाता है। ये 16 साल से तो यही प्रैक्टिस चल रही है और मुझे नहीं लग रहा कि अभी जो 5 तारीख को 2026-27 का जो बजट आने वाला है उसमें कोई तब्दीली हो। उसमें अच्छा। हमें लगभग 300 से 400 रुपए के इजाफी टैक्स नजर आएंगे, जो 8,000 से 9,000 रुपए जो है वो मुख्तस कर दिया जाएगा सूद के लिए, और बाकी जो बच जाएगा वो 18वीं तरमीम के तहत 18वीं तरमीम की मद में सूबों को बांट दिया जाएगा। अब जेब खाली हो जाती है हुकूमत पाकिस्तान की। अब अगर आप और मैं इस तवक्को में बैठ जाएं कि आपको और मुझे रिलीफ मिलने वाला है और वो भी एक ऐसी हुकूमत है जिसकी जेब खाली है, तो फिर आप सोचिए कि गलती आपकी और मेरी है, हुकूमत की नहीं। चले, हम होप उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद कोई रिलीफ मिल जाए, जबकि IMF की सख्त शराइत में इस किस्म का ख्याल सोचना भी मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है। लेकिन डॉक्टर फारूक साहब, एक और आपसे सवाल है। हुकूमत की जानिब से बरामदात के हवाले से एक मॉडल बनाया जा रहा है, इस मॉडल के बारे में बताइएगा, क्या लगता है ये बरामदी मॉडल होगा क्या? और अभी तक तो हुकूमत ने जो अपना एक बरामदात से मुतालिक एक हदफ था वो भी अचीव नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद इस मॉडल की तफसीलात के बारे में बताइएगा। जी, मैं ज़ाती तौर पे वाकिफ नहीं हूँ उनकी डिटेल्स का, लेकिन सबसे बड़ी हमारी जो इंपोर्ट आती है मुल्क के अंदर वो तो एनर्जी की है, वो तेल की है, वो LNG की है और वो कोयले की है, और वो तो मुसलसल जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। वो आलमी मंडियों के ऊपर उसका इन्हिसार है और आलमी मंडियों में वो बढ़ रही है। अब जब आलमी मंडियों में एनर्जी की कीमत बढ़ती है तो जाहिर बात है कि उसका बोझ जो है वो मुल्क के अंदर किसी न किसी को तो बर्दाश्त करना है। अब हमारे हमसाया मुल्क जो हैं जिनमें चीन है, बांग्लादेश है, भारत है, वहाँ पे जो फैसला साज शख्सियात हैं, जो फैसला साज इदारे हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि जो आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है तेल की, उसका सारा का सारा बोझ जो है वो अवाम के ऊपर ना डाला जाए। भारत में ये फैसला किया गया कि सिर्फ तकरीबन 4 से 5 रुपए फी लीटर जो है वो कीमत बढ़ाई गई है। पाकिस्तान में तकरीबन 155 रुपए फी लीटर कीमत बढ़ाई गई है। भारत में ये फैसला किया गया कि आलमी मंडियों का जो बोझ है वो भारत की 3 बड़ी रिफाइनरी जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट के ऊपर डाल दिया जाएगा, अवाम के ऊपर नहीं डाला जाएगा। इसी तरह बांग्लादेश में जो है वो तकरीबन 15 से 16% जो है वो अवाम के ऊपर डाला गया है, और 80 से 85% बोझ जो है वो बांग्लादेश पेट्रोलियम के ऊपर डाला गया है। तो बोझ तो किसी ना किसी को बर्दाश्त करना है। पाकिस्तान के अंदर फैसला ये किया गया कि 100% बोझ जो है वो अवाम के ऊपर डाल दिया जाएगा, और जैसे ही आलमी मंडी में कीमत बढ़ी, हुकूमत पाकिस्तान ने ये सोचा कि ये अच्छा मौका है कुछ अपने खजाना भी भर लिया जाए, तो वहां पे उन्होंने पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा दिया गया। तो ये डॉक्टर साहब क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो तेल का ही है, तो हुकूमत जो तेल और गैस के नए ज़खायर ढूंढने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है और बड़ी क्रेडिबल कंपनीज के साथ एग्रीमेंट भी किए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मंसूबे हैं इससे पाकिस्तानी मीशत को कितना सहारा मिल सकता है? जी, उस तरफ पेशरफ्त बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आती है
खास तौर पे जो ऑफशोर ड्रिलिंग है, जो समुद्र से तेल ढूंढने का मामला है। अब आप सोचिए कि तकरीबन 20 साल पहले जो ऑफशोर ड्रिलिंग है उसके हवाले से बिड जो है वो इनवाइट की गई थी, और फिर एक 20 साल का लंबा अरसा है कि कुछ भी नहीं हुआ। और अब ये मई की 20 तारीख को तकरीबन हफ्ता भर पहले की बात है कि तकरीबन 23 ऑफशोर ब्लॉक्स जो हैं जो लगभग 55,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर वो फैले हुए हैं, कोई 23 ब्लॉक की जो है वो नीलामी की गई। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत की जानिब से एक मनसूबा बंदी की जा रही है ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।